तो सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। अब दोस्तों बहुत लोगों के लिए पेरेंट्स उनके इमरजेंसी फंड होते हैं कि जब उनको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी तो वो अपने पेरेंट्स से आके मांग लेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही पुअर माइंडसेट है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको अपने रिटायरमेंट फंड समझ के बैठे हो। इसीलिए बहुत लोग करोड़ों कमाने का सोच लेते हैं या जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने का प्लान कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ढंग का इमरजेंसी फंड नहीं है और उसके लिए आपको दूसरों से मदद मांगनी पड़ सकती है, तो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का अपना पहला बेबी स्टेप ही कंप्लीट नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों ऑथर के हिसाब से हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम रेनी डेज कहते हैं। तो ये फंड एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है जो हमें भीगने से बचाता है। जैसे सडनली जॉब से निकाल दिया गया हो, या बिजनेस में लॉस हो गया हो, या फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू, या कहीं और अर्जेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट। तो ये सब रेनी डेज हमें बोलकर नहीं आते। फिर तो आपको दूसरों के नहीं बल्कि खुद के भरोसे रहना है, और स्टार्ट में एटलीस्ट 1-2 महीने की सैलरी जितना आप इमरजेंसी फंड जमा कर लो तो वो भी चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब मैं ऑफिस जाता था तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता था जिनकी सैलरी अच्छी खासी होती थी, लेकिन फिर भी मंथ एंड होने से पहले उनका बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाता, और जब उनको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती तो उनको लिटरली दूसरे लोगों से मांगना पड़ता था। तो लोग आपकी 1-2 बार मदद कर लेंगे लेकिन बार बार नहीं करेंगे। इसीलिए ये 1-2 महीने का इमरजेंसी फंड इन लोगों के लिए बेबी स्टेप नंबर 1 है। अगर आप इससे ज्यादा सेव कर लोगे तो और भी बढ़िया। और जो आपका इमरजेंसी फंड होगा आप उसे एक्चुअल में हाई इमरजेंसी के लिए यूज करोगे, जब आपके पास और कोई भी दूसरा ऑप्शन ना हो। और इसे आप बिल्कुल कैश में या सेविंग्स अकाउंट में रखिए और कहीं पे इन्वेस्ट मत करिए। फिर दूसरा स्टेप ये है कि आपको अपने जितने भी लोन्स है, होम लोन के अलावा, उन्हें सबसे पहले चुका देना है। क्योंकि दोस्तों आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां लोन्स और ईएमआई बिल्कुल नॉर्मल चीज होती है। अगर आपको कोई भी चीज खरीदने का मन कर रहा है और आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप उसे ले लो। आफ्टर ऑल यू ओनली लिव वंस। पे करने का जब टाइम आएगा तब का तब सोच लेंगे, अभी खरीद के लाइफ एंजॉय तो कर ले। लोग हमेशा यही सोचते हैं। इनफैक्ट लोन्स को लेके बहुत सारी पॉजिटिव चीजें और उसके बेनिफिट्स गिनाए जाते हैं कि कैसे आप उससे टैक्स सेव कर सकते हो, आप फोर्सफुली थोड़ा डिसिप्लिन हो जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसीलिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी 3-3, 4-4 ईएमआई चल रही होती है। जैसे उन्होंने होम लोन लिया होता है, फिर मोबाइल फोन को भी ईएमआई पे लिया होता है, और साथ में एक कार या टीवी या कोई दूसरी चीज भी ईएमआई पे ली होती है, और उसके साथ में एक काफी पुराना पर्सनल लोन भी चल रहा होता है। अब दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को पर्सनली देखा है, और ये नतीजा होता है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज का। क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उनकी कार या मोबाइल को देख के उसकी तारीफ करते हैं, और जब 4 लोगों के बीच में वो खड़े होते हैं तो उनकी कार या उनकी स्टाइल की बातें होती है। लेकिन फिर जब वो अकेले में आके आपसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पूरा दिन टेंशन में होते कि इतनी सारी ईएमआईज वो भरे कैसे, और कहते कि यार दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं, पैसा कहाँ आता है और कहाँ जाता है कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर पूरी तरह डेट ट्रैप में फंसने के बाद वो ये सोचते कि कहीं से उनकी लॉटरी लग जाए या बस कहीं से उनको बहुत सारे पैसे मिल जाए तो उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम पैसा नहीं है, उनका माइंडसेट है, जिसकी वजह से वो सिचुएशन में फंसे। तो इसीलिए दूसरा स्टेप आपको ये लेना है कि आपको अपने लोन्स को चुका के उसे खत्म कर देना है, हमेशा हमेशा के लिए। बार बार ऑटो रिन्यू नहीं करना है। जितना ज्यादा आप लोन लोगे उतना आप फाइनेंशियली पीछे हो जाओगे। इसीलिए देव हमें ये सजेस्ट करते कि जिस लोन का अमाउंट छोटा है आपको सबसे पहले उसे चुका के खत्म कर देना चाहिए, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको ये लेना है कि आपको अपने इमरजेंसी फंड को टॉप अप करना है, क्योंकि 1-2 महीने का इमरजेंसी फंड छोटा होता है। इसीलिए उसमें उतने पैसे होने चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म में भी फाइनेंशियली सिक्योर्ड फील करें। क्योंकि अगर कल को आपकी कंपनी किसी वजह से ग्रो नहीं होती है या बंद हो जाती है तो आप चाहे कितने भी लॉयल एम्प्लॉय रहो, आपको जॉब से निकाला जा सकता है। अब ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ में जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअली में जॉब सिक्योरिटी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, जिसके लिए आपको एक अच्छा इमरजेंसी फंड रखना होता है। तो फिलहाल आप जितना भी मंथली स्पेंड करते हो उसका 6 गुना आपको इमरजेंसी के लिए सेव करना चाहिए। जैसे अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 का है तो आपको 30,000 इंटू 6 यानी टोटल 1.8 लाख का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, ताकि अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाए तो आपके पास 6 महीने हो गए सुकून से दूसरा जॉब ढूंढने के लिए। आपको डेस्परेट होके कोई दूसरा लो पेइंग वाला जॉब लेना नहीं पड़ेगा, और ना ही अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा अपने जॉब को बचाने के लिए। और एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6 महीने के एक्सपेंस की जगह अगर आप 6 महीने की इनकम के बराबर इमरजेंसी फंड रख लो तो ये बेस्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको ये लेना है कि आपको हर महीने 15% अपनी इनकम रिटायरमेंट के लिए एलोकेट करनी चाहिए। फिर भले ही आपकी एज चाहे कितनी भी हो, अगर आप अभी 18 साल के भी हो तो भी आप अभी से रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो,
क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करोगे आपको फ्यूचर में बेनिफिट उतना ज़्यादा मिलेगा। कंपाउंडिंग के पावर को इस वाले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर आप अपनी सिर्फ 20s में अच्छे से इन्वेस्ट करते हो, यानी सिर्फ 20 से 30 साल की उम्र तक, और बाद में कभी इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो भी आप लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग, खासकर हम इंडियंस, रिटायरमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे रिटायरमेंट फंड होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इससे होता ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, और फिर उससे फैमिली प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसीलिए अगर आप अभी यंग हो, अपनी 20s या 30s में, तो आपको एक मेजॉरिटी पोर्शन इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एफडी और दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले इसमें आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए, तो आप कोई सिंपल सा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड चुन सकते हो और उसमें SIP कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की नॉलेज है या उसके बारे में और सीख रहे हो तो और भी बढ़िया। तो अगर आपके पास स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, तो फ्री में अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। और दोस्तों, आपने अपना एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर दिया और आप डिसिप्लिन के साथ अपने रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो, तो नेक्स्ट स्टेप आपको ये लेना है कि आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करना है। अब हो सकता है कि आपकी अभी तक शादी भी नहीं हुई हो, लेकिन ये स्टेप इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एजुकेशन की फीस सालों साल काफी स्पीड में इंक्रीज हो रही है। अगर आप पिछले 20, 30 या 40 सालों का महंगाई का डेटा निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे स्पीड में जो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं वो एजुकेशन एक्सपेंस है। अमेरिका में तो एजुकेशन पहले ही काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसको मेजोरिटी पेरेंट्स पहले ही अफोर्ड नहीं कर पाते, और इसीलिए वहाँ पे एजुकेशन लोन काफी ज्यादा कॉमन है, जिसे पे करते करते लोगों की आधी जिंदगी निकल जाती है। और ज्यादातर लोगों का उनकी 20s और 30s में सबसे बड़ा गोल यही होता है कि बस वो कैसे भी उनका एजुकेशन लोन खत्म कर दे। और उस एजुकेशन लोन के टेंशन में मेजॉरिटी लोग अपने करियर में अच्छे फैसले नहीं ले पाते, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते और आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो इंडिया में भी एजुकेशन एक्सपेंस काफी स्पीड में ग्रो रहे हैं, जिसको आगे जाके बहुत सारे मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप अभी अपनी सैलरी में से सिर्फ 2 या 5% भी किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्ट हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में वो काफी अच्छे अमाउंट में ग्रो हो जाएगा, जिससे आप अपने बच्चों को दुनिया में कहीं भी भेज सकते हो अच्छी एजुकेशन लेने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके बच्चों को शायद अपनी पूरी 20s या 30s में अपनी सैलरी का 20 या 50% पे करना पड़ सकता है एजुकेशन लोन चुकाने के लिए। तो जिस एक्सपेंस को आप अभी अपनी इनकम के सिर्फ 2 या 5% से पटा सकते हो कंपाउंडिंग के पावर को यूज करके, उसे फ्यूचर में आपके बच्चों को 20 या 50% अपनी इनकम का देना पड़ सकता है कंपाउंडिंग के पावर के खिलाफ जाके। फिर दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको ये लेना है कि आपको अपने सारे लोन्स कंप्लीटली चुका देना है और एक कंप्लीट डेट फ्री लाइफ एंजॉय करना है, क्योंकि आज की तारीख में कंप्लीट डेट फ्री रहना भी एक बहुत बड़ा एसेट है। इसीलिए ऑथर के हिसाब से एक टिपिकल मिलियनर के पास उसकी नेटवर्थ के मुकाबले एक छोटा घर होता है, एक छोटी कार होती है, और इसीलिए उनके खर्चे भी बहुत कम होते हैं। और इसका मेन रीजन ये होता है कि उनका कोई भी लोन नहीं होता है, और इसीलिए वो और ज्यादा अमीर बनते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक टिपिकल मिडिल क्लास इंसान के पास बड़ा घर होता है लोन पे, एक बड़ी कार होती है वो भी लोन पे, और उस घर में बहुत सारे यूजलेस फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ सेविंग्स होती नहीं है जिसे वो इन्वेस्ट कर सके। अब दुनिया के लिए ऐसे लोग अमीर है, लेकिन एक्चुअली में ऐसे लोग हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं, और जब ये लोग 50-60 की एज में रिटायर होते हैं तो इनको सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है कि काश थोड़ी सेविंग्स करके इन्वेस्टिंग कर ली होती। इसीलिए आप फाइनेंशियली फ्री तभी हो पाओगे जब आपके पास कोई भी लोन ना हो। इससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा और ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अभी कंपाउंडिंग के पावर के खिलाफ नहीं जाओगे, और फिर आप एक्चुअली में बड़े बड़े अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी डर के। फिर फाइनल स्टेप है ग्रो योर वेल्थ एंड गिव, क्योंकि अब आपके पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड है, खुद का घर है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे एडवांस में जमा है, और आपके रिटायरमेंट अकाउंट में भी आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब आपको ज्यादा टाइम अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वेल्थ मैनेजर्स, टैक्स प्लानर्स और ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करना है जो आपकी नेटवर्थ को ग्रो करने में मदद करेंगे। और फिर आप अपनी पैसिव इनकम से अपने शौक की चीजें खरीद सकते हो। जैसे अगर आपको कोई कार खरीदनी है या नया फोन या नई एप्पल वॉच खरीदनी है तो आप उसे बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी आप उसे पूरी तरह अफोर्ड कर सकते हो, ना कि लोन पे लेते हो। क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में पूरी दुनिया दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने में लगी है, खुद की हैप्पीनेस में कोई फोकस नहीं कर रहा है। जैसे ही नया आईफोन आता है या नई आई वॉच का नया मॉडल रिलीज होता है तो लोग फौरन उसे खरीद के व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे स्टेटस डालते हैं, #न्यू आईफोन, गिफ्ट टू माई सेल्फ, दूसरों को दिखाने के लिए।
तो बहुत लोग ऑथर को और मुझे भी मिसअंडरस्टैंड करते कि मैं लोगों को अपनी लाइफ एंजॉय करने से मना करता हूँ। लेकिन सच ये है कि अगर आपने एक 35,000 की एप्पल वॉच पहनी है और उस वॉच से आपको ये पता चलता है कि आपके उस स्ट्रेसफुल जॉब पे आपका लंच ब्रेक कब खत्म हो रहा है, तो ऐसी वॉच पहनने का मतलब ही क्या है। उससे अच्छी तो मेरी 5,000 रुपीज की नॉर्मल वॉच है जिसे पहन के मैं बिंदास टेंशन फ्री होके अपने घर के गार्डन में रिलैक्स करता हूँ और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ। तो ये वेल्थ बिल्ड करना और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना तब पॉसिबल होता है जब आप एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाते हो, ना कि लोगों को इम्प्रेस करने के पीछे भागते हो। और ये चीज आज की तारीख में बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए इफ यू लिव लाइक नो वन एल्स टुडे, लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। अब दोस्तों, आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके सर पे बहुत बड़े लोन का टेंशन होता है। तो वो टाइम पे उनके दिमाग में ये आइडिया आएगा ही नहीं कि उनको कोई बुक रीड कर लेनी चाहिए या यूट्यूब पे ऐसे कोई वीडियोस देख लेने चाहिए जहां से उनको मोटिवेशन और डायरेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि उनके यूट्यूब के होम पेज पे आपको सिर्फ प्रैंक वीडियोस और कॉमेडी वीडियोस ही देखने मिलेंगे। और शायद यही रीजन होता है जिसकी वजह से अमीर लोग और अमीर बनते रहते हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब। तो इसीलिए राइट टाइम पे राइट एडवाइस मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है और उनको भी एजुकेट करो।